हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके जो है रीट थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वो 17 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक, तो इसी बीच जो है ये जो है क्या आपके जो आरबीएससी की जो बुक है ईवीएस की क्लास 3, 4 और 5। ठीक, तो इसका जो है एक मतलब पूरा कंसाइज वे में हमने जो है तीनों किताबों का निचोड़ मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग नोट करेंगे तो पेन वगैरह आप लोग जो है आप लोग लेके बैठ के ये देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो है आपका आप में जो कक्षा 3 में जो ईवीएस की बुक है उसका नाम है दो हमारा परिवेश दोस्तों। ठीक है, और ये भाग 1 के नाम से कक्षा 3 के लिए पाठ्य पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सम्मिलित हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो है एस सी ई आर टी जो है राजस्थान जो है राजस्थान का जो SCERT है दोस्तों। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, वो उदयपुर में है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले कक्षा 3 में दोस्तों। कक्षा 3 में जो है कि आपके मतलब इसमें क्या क्या जो है चैप्टर में सिलेबस में आपके क्या क्या है। ठीक है, देखिए कक्षा 3 में पहला चैप्टर है दोस्तों ये आर्यन का मोहल्ला। दूसरा चैप्टर है दोस्तों जन्मदिन की सब्जी। तीसरा चैप्टर है दोस्तों अच्छी आदतें। चौथा चैप्टर है दोस्तों तरह तरह के जीव जंतु। पांचवा चैप्टर है होली का त्यौहार। छठा चैप्टर है सजग रहो सुरक्षित रहो। और सातवां चैप्टर है आओ जंगल बचाएं। आठवां चैप्टर है यात्रा की तैयारी। नौवां चैप्टर है दोस्तों पेड़ पौधों का संसार। 10वां चैप्टर है तारों भरा आकाश। 11वां चैप्टर है मेरी कक्षा का नक्शा। 12वां चैप्टर है विद्यालय एवं गांव का नक्शा। 13वां चैप्टर है पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी। 14वां चैप्टर है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। 15वां चैप्टर है खिजड़ली का बलिदान, पेड़ों के सच्चे रक्षक। ठीक, जो है खिजड़ी वृक्ष को लेकर अमृता देवी बिश्नोई के जो बलिदान था दोस्तों 363 लोगों के साथ। ठीक, तो 15 चैप्टर में जो है उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और आखिरी चैप्टर है जो है आओ राजस्थान को जाने। ठीक है, ये कक्षा 3 की ईवीएस में जो है इतने चैप्टर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कक्षा 4 की ईवीएस में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये देखिए कक्षा 4 की जो ईवीएस है, ठीक, ये जो है दोस्तों हमारा परिवेश, ठीक, भाग 2 के नाम से ये कक्षा 4 के लिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, ठीक, देखिए इसका जो है हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है कक्षा 4 में दादी की सेहत तिजोरी। दूसरा चैप्टर है गांव की यात्रा। तीसरा चैप्टर है बीज की कहानी। चौथा चैप्टर है अंतर्निर्भरता का चक्र। पांचवा चैप्टर है स्वच्छता और स्वास्थ्य। छठा चैप्टर है प्रकाश छाया और मौसम। सातवां चैप्टर है रेगिस्तान का तूफान। आठवां चैप्टर है रामदेवरा पदयात्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। नौवां चैप्टर है दोस्तों परिवर्तन और निरंतरता। 10वां चैप्टर है मीरा ने सीखा नक्शा। 11वां चैप्टर है मानचित्र यानी कि मैप के बारे में 11वें चैप्टर में हमें जो है जानना है। ठीक है, 12वां चैप्टर है आकृतियों का जादू। 13वां चैप्टर है पंचायती राज। 14वां चैप्टर है ऊर्जा और ताजगी का रहस्य। 15वां चैप्टर है महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है, उनकी स्वाधीनता और स्वाभिमान का प्रतीक। 16वां चैप्टर है मारो प्रदेश मारो राजस्थान यानी कि राजस्थान के बारे में, ठीक है, जानना है। ठीक, तो ये तो हो गया कक्षा 4 की। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं कक्षा 5 के लिए जो दोस्तों जो ईवीएस की पुस्तक है वो देखिए ये भी हमारा परिवेश है। बस इसमें क्या है दोस्तों कि जो है देखिए हमारा परिवेश नाम से कक्षा 5 की जो है पुस्तक चलती है दोस्तों। ठीक, और यहाँ देखिए भाग 3 के नाम से, ठीक है, कक्षा 5 के लिए पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, पर्यावरण की। ठीक, देखिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं इसमें। ठीक, देखिए पहला चैप्टर है
बासोड़ा की थाली, ठीक है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों पशु पक्षी हमारे साथी। तीसरा चैप्टर है हमारे कुशल सहयोगी। चौथा चैप्टर है यातायात एवं संचार के साधन। पांचवा चैप्टर है प्रकृति के वास्तुकार। छठा चैप्टर है मौसम और ऋतु। सातवां चैप्टर है पानी के साथ प्रयोग। आठवां चैप्टर है पेड़ नहीं कटने देंगे। नौवां चैप्टर है हमारा अतीत और वर्तमान। 10वां चैप्टर है भारत का मानचित्र और भौगोलिक विविधता, ठीक। देखिए अब 11वां चैप्टर है दोस्तों मानचित्र की कला दिशा और मापन, ठीक है। 12वां चैप्टर है हमारी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन। 13वां चैप्टर है नगर स्वशासन और हमारी जिम्मेदारी। 14वां है दोस्तों प्राणायाम शरीर और मन के लिए एक उपहार। 15वां है दोस्तों हमारे प्रेरक यानी कि जो है प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है, 15वें चैप्टर में। और 16वां चैप्टर है दोस्तों इसमें भी हमारे मतलब राजस्थान के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों एक आपका जो है एक ओवरव्यू हो गया कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों हमने क्या किया है ना, ये तीनों किताबों का जो है निचोड़ मैंने जो है 44 पेज में जो है समेट दिया है, ठीक है। तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको आगे आपको जो है एक एक करके आपको समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कक्षा 3 की ईवीएस से, ठीक। ये देखिए दोस्तों, ठीक, कक्षा 3 का जो पर्यावरण है दोस्तों, ठीक है, इसमें पहला चैप्टर जो है दोस्तों वो परिवार के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे परिवार में कौन कौन लोग होते हैं तो एक परिवार वृक्ष बनता है ना, तो उसी के बारे में बताया गया, ठीक है। देखिए जैसे परिवार वंश वृक्ष, तो देखिए सबसे परिवार में सबसे ऊपर कौन होता है दोस्तों, तो दादा दादी होते हैं, ठीक, सबसे ऊपर, ठीक। फिर उनसे नीचे उनके माता पिता, ठीक है, मतलब आपके माता पिता दादा दादी के जो बेटे होंगे, ठीक है, और काका काकी, ठीक, ताऊ ताई, ठीक, ये 2 नंबर पे आएंगे, ठीक। फिर उनसे नीचे दो जो होंगे तो जो है आपके जैसे आपके घर में जो है आपके पिताजी हैं, फिर उनसे आप हैं, ठीक है, तो आप उनसे नीचे हैं, तो फिर उनके बाद माता पिता के नीचे जो है बच्चे आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे बताया गया है कि तारे तारों का दोस्तों अपना प्रकाश होता है, ठीक है। ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, सूर्य की रोशनी से ये प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ध्रुव तारा क्या है दोस्तों, हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है, ध्रुव तारा, ठीक है, याद रखना हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जो है दोस्तों ये दिखाई देता है ध्रुव तारा, ठीक है। नक्षत्र क्या होता है दोस्तों, तो मतलब नक्षत्र एक सप्तऋषि और ओरायन ये नक्षत्र हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रहण के बारे में, ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण में दोस्तों बेसिकली इसमें 3 वो होते हैं जो है चंद्रमा के रूप होते हैं, ठीक है। एक तो अर्धचंद्र होता है, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, ठीक है। देखिए चांद के विभिन्न रूप होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अर्धचंद्र जो होता है दोस्तों ये महीने के जो है 7वां दिन उसमें दिखाई देता है, ठीक। पूर्णिमा जो है 14 से लेकर 15वें दिन जो है वो पूर्णिमा होती है, ठीक है। और अमावस्या दोस्तों दिखाई ही नहीं देता है क्योंकि पूरा चांद जो है वो काला हो जाता है। और ये घटना कब होती है दोस्तों, महीने का 29वां और 30वें दिन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए एक मिनट देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ से है दोस्तों, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार, यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसके अन्य नाम है सीधा तारा, अपनी जगह पर स्थिर होता है दोस्तों, ठीक। सप्तऋषि मंडल क्या होता है दोस्तों, जिसको बिग डिपर कहते हैं, ठीक है। ये तारों का एक समूह होता है, ठीक है। इसका क्या काम है सप्तऋषि मंडल का, तो आकाश में चमकीली आकृति का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। इस आकृति का नाम हिंडोला या खच्चर रथ कहा जाता है, ठीक है इसको, ठीक है। देखिए अब गांव के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ एक स्लाइड शायद, हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों गांव के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि गांव में क्या क्या होते हैं। देखिए गांव में दोस्तों मुखिया जो होता है गांव का उसको सरपंच कहते हैं, ठीक है।
इनसे नीचे दोस्तों वार्ड में क्या होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, ठीक है, जो गांव के छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है, ठीक है, वार्ड पंच। ठीक, वार्ड जो होता है गांव के छोटे छोटे हिस्सों को मिलकर बनाया जाता है, जिसको वार्ड कहते हैं। वार्ड में जो मुखिया होगा वो वार्ड पंच कहलाता है, ठीक है। और सरपंच जो होगा उसका वो गांव का मुखिया होता है, ठीक है। सरपंच का काम देखिए दोस्तों, ये मतलब स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सरपंच का काम होता है जैसे सड़क बनवाना, जल संरक्षण, ठीक है, गांव की साफ सफाई करवाना, स्कूल तथा शिक्षा से जुड़े कार्य करवाते हैं ये, ठीक है। वार्ड पंच का क्या काम होता है, गांव के अपने अपने हिस्सों की समस्याओं को जो है दोस्तों ये पंचायत तक पहुंचाते हैं वार्ड पंच, ठीक है। अच्छा देखिए, ग्राम पंचायत में देखिए मुखिया जो होगा ग्राम प्रधान होगा, देखिए अन्य जो होंगे इसमें सचिव वगैरह होंगे, पंचायत सचिव, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, देखिए यहाँ से दोस्तों ये कक्षा 4, अब ये तीन तीन दोस्तों कक्षा 3 का जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। बेसिकली पीडीएफ इधर उधर हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है आपको सही से पढ़ा। अब देखिए आपका ये 3 हमारा ख़त्म हो गया, उसमें कुछ नहीं था 3 में, ठीक है, बहुत ही बेसिक जानकारी थी, बहुत कम जानकारी थी। देखिए अब हम आ गए हैं दोस्तों कक्षा 4 की ईवीएस पे, ठीक है, कक्षा 4, ठीक। इसमें पहला चैप्टर मोटे अनाज के बारे में बताया गया दोस्तों, मिलेट जिसको कहा जाता है, मोटा अनाज को, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए इस मोटे अनाज का अन्य नाम होता है दोस्तों, इसको कदन्न बोला जाता है, ठीक, सुपर फूड है ये, ठीक। और इसका एक अन्य नाम है श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ज्वार बाजरा रागी ये सब हो गया, ठीक है, मडुआ मक्का हो गया, ठीक है, कंगनी कुटकी ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, मोटा जो है मोटे अनाज है, ठीक है। देखिए मोटा अनाज वर्ष 2023 था, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग बताइए कि 2025 जो है उसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, ठीक है। देखिए मोटे अनाज जो है रेशे से भरपूर होते हैं दोस्तों, इसमें विटामिन प्रोटीन खनिज लवण भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। ये रोगों से इनके जो है ये इन अनाजों में जो है दोस्तों वो रोगों से लड़ने की उच्च क्षमता पाई जाती है, ठीक। देखिए अब बात कर लेते हैं आदर्श गांव के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए पिपलांतरी गांव जो है ये राजस्थान में होता है दोस्तों, ठीक है। ये राजसमंद जिले में पड़ता है, ठीक। बिरच्छा है रोपण के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली कि इस गांव में प्रत्येक बेटी के जन्म पर दोस्तों 111 पेड़ लगाने की परंपरा है दोस्तों, ठीक। और इसके जनक कौन है, श्री श्याम सुंदर पालीवाल, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अच्छा जल संरक्षण के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है पिपलांतरी गांव राजस्थान का। एक गांव है दोस्तों रालेगढ़ सिद्धि, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर जिला, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों देखिए शराबबंदी के लिए, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए इधर पीडीएफ इधर उधर हो गया, थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो गया, ठीक है। देखिए नोट, अन्ना हजारे यहीं से संबंधित थे, कहाँ से दोस्तों, महाराष्ट्र से ही, ठीक है। देखिए पोंगलिया गांव कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है महिला स्वयं सहायता समूह जिसको आप कहते हैं जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG कहा जाता है। यहाँ पर जो है पोंगलिया में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था, ठीक, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मतलब इस गांव में जो है सौर ऊर्जा को जो है दोस्तों वो बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। अब देखिए अगला अगला है दोस्तों, देखिए धर्मपुर, ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों, वलसाड़ एक ज़िला है वहाँ पर, ठीक है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई, ठीक। गांव में जो है दोस्तों ये ऐसा गांव है जहाँ जो है धर्मपुर, वहाँ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं मेधा, मेधा मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, सतना जिला में, ठीक है। जल संरक्षण और कृषि विकास के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ दोस्तों होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ बीज होना चाहिए, बीज, ठीक है, बीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये मुखिया वाला भी हमने पढ़ लिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब हमको पढ़ना है बीजों के बारे में, ठीक है। थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों
सीड के बारे में, जैसे आक का बीज होता है, ठीक है, सिंहपर्णी के बीज जिसको डंडेलियन कहा जाता है। तो आक और सिंहपर्णी का जो बीज होता है दोस्तों, ये हवा के द्वारा जो है इनका क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, बीजों का स्थानांतरण। तो आग के बीज और सिंहपर्णी के बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसको एनीमोकोरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आग के बीज का जो है स्थान मतलब फैलाव कैसा होता है, तो हवा के द्वारा, जिसको एनीमोकोरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ बरगद के बीज पक्षियों द्वारा जो है फैलाए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लेकर जाते हैं, ठीक है, पक्षियों के द्वारा ले जाए जाते हैं, जिसको आर्निथो, ठीक है, आर्निथो कोरी कहते हैं। तो जो है दोस्तों, ठीक है, देखिए आर्निथोलॉजी क्या है, पक्षी विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, तो उसी से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक होता है भूरट और गोखरू, ठीक है, गोखरू देखा होगा दोस्तों, गाँव में जो है कपड़े वगैरह पर लग जाते हैं, ठीक है, तो वही होता है गोखरू, ठीक है। जानवरों के शरीर से चिपक कर दोस्तों ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसको कहा जाता है एपिजोकोरी, ठीक है दोस्तों, एपिजोकोरी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भूरट और गोखरू के बीज आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ नोट लिखा है, जानवरों द्वारा बीज फैलाव को जू कोरी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। लेकिन भूरट और गोखरू के बीज जानवर से जब चिपक कर जाते हैं तो इसको एपिजो कोरी कहते हैं, ठीक है। वैसे सामान्यतः जो जानवर बीज का फैलाव जो करते हैं उसको जू कोरी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया दोस्तों। चलिए अब आते हैं यहाँ खेजड़ी के बारे में पढ़ते हैं। खेजड़ी, ठीक है, ये एक वृक्ष होता है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, राज्य वृक्ष। देखिए बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, अब हमें अभी सुबह उसमें, सॉरी सुबह कह रहे हैं, अभी जब उसमें बताया था सिलेबस में कि आपको पढ़ना है ना बिश्नोई आंदोलन के बारे में, तो वही है। देखिए स्थान जो है ये खेजड़ली गांव से संबंधित है, बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, राजस्थान में। कब हुआ, 1730 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। पेड़ों को कटाई से बचाव के लिए यह आंदोलन किया गया था, ठीक। इसके नेतृत्वकर्ता अमृता देवी बिश्नोई, ये गुरु जाम्भोजी की शिष्या थी। देखिए गुरु जाम्भोजी कौन है दोस्तों, तो आपके एक संत हैं, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है। ये जो है पर्यावरण के पुरोधा माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है दोस्तों जाम्भोजी जी ने 29 सिद्धांत दिए हैं, यानी कि पेड़ों की रक्षा करना, ठीक, व्यभिचार न करना, शराब जो है इस सब से दूर रहना, ठीक। तो यही सब इसके इन्होंने बताया था जाम्भोजी जी ने, ठीक है। और हाँ, बिश्नोई संप्रदाय जो है जाम्भोजी को अपना जो है गुरु मानता है, ठीक है, यानी कि जाम्भोजी के अनुयायी जो है बिश्नोई समुदाय के लोग हैं, ठीक है। इनकी 3 बेटियां थी दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई की, आशु, रत्नी और भागु, ठीक है, याद रखिएगा। अमृता का वाक्य था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सिर साटे रुख रुख रहे तो भी सस्तो सस्तो जान, ये अमृता बिश्नोई का जो है वाक्य है दोस्तों, ठीक है। देखिए बिश्नोई आंदोलन में क्या हुआ, देखिए 84 गांव के लोग भी शहीद हुए थे इसमें, ठीक है, बिश्नोई आंदोलन में, ठीक। महाराजा अभय सिंह के कहने पर अनेक सैनिक महल बनाने हेतु लकड़ी, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष के लकड़ी काटने जंगल पहुंचे थे दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने मतलब इनकी अमृता देवी बिश्नोई और इनकी साथियों ने जो है मिलकर इसका विरोध किया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उन जो है जितने भी सैनिक थे जो है लकड़ी काटने वाले, उन्होंने जो है ये जब विरोध करने पर ये लोग नहीं माने जो है सैनिक, ठीक। तो उन लोगों ने जो है पेड़ों से लिपट कर जो है अपनी जो है आहुति दे दी थी जो है प्राणों की, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई और उनके 363 जो है साथियों ने, ठीक है। देखिए प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, बिश्नोई समाज, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख व्यंजन के बारे में अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे दाल बाटी चूरमा राजस्थान में बहुत ही फेमस है दोस्तों, ठीक है। सांगरी हो गया, केर हो गया, गट्टे की सब्जी, ये राजस्थान का जो है गट्टे की सब्जी दोस्तों, ये राजस्थान का जो है राजकीय सब्जी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ मिठाई है, फीड़ी है, बालूशाही है, मालपुआ है, घेवर है दोस्तों, ठीक है। ये सब मिठाई जो है फेमस है, ठीक।
देखिए अब वेशभूषा के बारे में देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की पोशाक देखो, पुरुषों के जो पोशाक धोती कुर्ता, अंगरखा यानी इसी को जो है अंगोछा बोला जाता है या अंग प्रोछा कहा जाता है, ठीक है। सिर पर पगड़ी ये लोग बांधते हैं पुरुष लोग, और साफा बांधते हैं, ठीक है। स्त्री ओढ़नी हो गया, ठीक है। घाघरा हो गया, ठीक है, लहरदार होता है, ठीक है। ये सब कढ़ाई वाली, ठीक। ओढ़नी सिर पर कंधों को ढकने हेतु होती है, ठीक है। अब प्रमुख आभूषण, पुरुष के कान में कुंडल, हाथ में कड़ा, ठीक, पहनते हैं पुरुष लोग। और देखिए महिला जो है बिछिया पैर में पहनती है, नथ जो है महिलाएं नाक में पहनती है, कंठी गले का हार होता है महिलाओं का, ठीक है। और देखिए छाया के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। छाया देखिए, परछाई सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलती है, ठीक है। देखिए ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है दोस्तों, ये अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। जब देखिए पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब हमारा जो है सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये अर्थ है, ठीक। देखिए अर्थ अर्थ और क्या है, सन के बीच में जब जो है चंद्रमा आ जाता है तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। और ये घटना अमावस्या के दिन देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है दोस्तों, जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, ठीक है। जब सूरज और चंद्रमा के बीच जो है दोस्तों जब पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऊँट के बारे में चर्चा करते हैं आपके यहाँ। ऊँट, ठीक। ऊँट देखिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कुबड़ जो होता है, इसमें इसमें ऊँट के कुबड़ जो होता है वो उसमें जो है अपना जो है वसा संग्रहित करता है, ठीक, ताकि ये लंबे समय तक इसको भोजन की आपूर्ति होती रहे। एक बार में ऊँट जो है एक बार में दोस्तों 100 से 150 लीटर पानी पी सकता है, ठीक है। बिना पानी पिए ये 5 से 6 दिन तक जीवित रह सकता है, ठीक है। अब देखते हैं मेले के बारे में, जिसका नाम है रामदेवरा मेला, ठीक है। पदयात्रा मेला है ये दोस्तों राजस्थान, ठीक है। ये जैसलमेर रुड़ेचा गांव में लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध है बाबा रामदेव जी मतलब रामदेव जी के मतलब उससे जो है रामदेव जी से, ठीक है। यहाँ के जो श्रद्धालु होते हैं रामदेव मेला में जो आते हैं उनको जातरू कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मेले की शुरुआत रामसा पीर की जय बोल कर की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगस्त और सितंबर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है दोस्तों। एकादशी माने जानते हो क्या, 11वां दिन, ठीक है। तो वहाँ पर लगता है भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है। रामदेवरा मेला लगता है दोस्तों, ठीक है, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर के रुड़ेचा गांव में, ठीक। अब देखिए यहाँ पोखरण जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण फर्स्ट और सेकंड के नाम से, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा सभी को पता होगा ना, तो वही उसी के बारे में चर्चा करना है। जो है दोस्तों देखिए पोखरण फर्स्ट के बारे में, ठीक। ये जैसलमेर में हुआ था, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, तो ये जो है पोखरण पर 18 मई 1974 को, ठीक है। कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पोखरण दूसरा जो हुआ था दोस्तों, सेकंड पोखरण, वो भी जैसलमेर में हुआ। इसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों, ठीक। और ये कब हुआ था दोस्तों, ये आपका जो है जो है 11 से 13 मई 1998 को 5 भूमिगत जो है परमाणु परीक्षण किए गए थे पोखरण सेकंड मिशन के तहत, ठीक है दोस्तों। कोड नेम था क्या था, ऑपरेशन शक्ति जैसलमेर स्थान, ठीक है। 11 से 13 मई 1998। और पोखरण फर्स्ट कब हुआ था, पोखरण 18 मई 1974, ठीक है। अब देखिए प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो उसमें दिया हुआ है दोस्तों आपके कक्षा 3, 4, 5 में, हम वही जो है पूरा समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, बहुत ही मतलब हम इसको एक वो प्रॉपर वे में आपको पूरा करा देंगे, ठीक है। देखिए अब फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो रबी की फसल, देखिए फसलें कितनी प्रकार की हो दोस्तों, कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है, सभी को पता होगा। देखिए रबी की फसल के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो है दोस्तों जो है इसकी बुआई जो है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर तक होती है रबी की फसल में, ठीक है।
कटाई जो है दोस्तों मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो अलसी है, ठीक है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक। अभी क्या है, अभी आप लोग देखेंगे जो है मटर वगैरह हो गया, अभी गेहूँ का सीज़न है, ठीक है, मटर है, सरसों का सीज़न है, ठीक है। और मसूर हो गया, मटर हो गया, ठीक, ज्वार हो गया, रागी, मडुआ, कंगनी, कोदो, कुटकी, ये सांवा, ये सब क्या मोटे अनाज भी इसी उसमें बोए जाते हैं, ठीक है। देखिए खरीफ की फसल के बारे में बात करें दोस्तों, खरीफ तो बुआई जून जुलाई में होती है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो उसको सोयाबीन हो गया दोस्तों, उड़द हो गया, ठीक, धान, मक्का, ज्वार, ग्वार, ठीक है, अरहर, ठीक, मूंगफली हो गया, कोदो, बाजरा, तिल, मूंग, रागी, कंगनी, सांवा, ठीक है। ठीक। देखिए दोस्तों जो ये आपका जो मोटा अनाज होता है दोस्तों, ठीक, ये अधिकतर जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे कुछ को छोड़ दिया जाए जैसे बाजरा वगैरह को, ठीक है, तो बाकी जैसे रागी वगैरह हो गई, ठीक, तो ये सब जो है रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब जायद की फसल है दोस्तों, अगला जायद की फसल, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है, और जून जुलाई में काट ली जाती है, ठीक है। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज, ककड़ी, खीरा हो गया, ठीक है, मक्का, ये सब कुछ स्थानों पर, ठीक है। अ, वैसे मक्का तो खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ स्थानों पर बोई जाती है मक्का, ठीक है, जो है जायद की फसल के तौर पर। ठीक, अब देखिए राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। कुल जिले कितने हैं दोस्तों, जो है 41 की। कुल संभाग कितने दोस्तों, 7, ठीक है। जनसंख्या अगर 2011 के अनुसार देखा जाए तो 6.85 करोड़ है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोग बताइएगा ये संपूर्ण भारत का जो है राजस्थान की जनसंख्या कितने परसेंट है संपूर्ण भारत का, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ की प्रमुख बोलियाँ हैं मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती में जो है मेवाती, ठीक है, शेखावाटी, वांगड़ी, बांगड़ी, ब्रज और ढूढ़ानी, ठीक है दोस्तों, यहाँ की प्रमुख बोलियाँ हैं। ठीक, आगे आगे देखते हैं दोस्तों। प्रमुख नदियों के बारे में बात करें दोस्तों तो चंबल है, बनास है, ठीक, लूनी है, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख किले की बात करें तो आमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, ठीक है, जैसलमेर गढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ का किला, ठीक। तो ये सब जो है यहाँ के जो है किले देख जो है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्रतीकों के बारे में बात करते हैं जो है राजस्थान के, ठीक है। आपके उसमें टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले राजस्थान का राजकीय वृक्ष तो खेजड़ी है दोस्तों, ठीक है, इसका बॉटेनिकल नेम है प्रॉस्पिस सिनेरेरिया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। और आज के पक्षी बात करें तो गोडावन है दोस्तों, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ठीक, ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है दोस्तों, ठीक है। इसको इसका जो है बॉटेनिकल नेम है दोस्तों, सॉरी वैज्ञानिक नाम है एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है दोस्तों। राजकीय पुष्प क्या है, रोहिड़ा है दोस्तों। इसी को मरु गुलाब भी बोला जाता है, टेकोमेलिया अंडुलेटा इसको कहते हैं, ठीक है। खेल है अगर देखा जाए तो बास्केटबॉल, इसी को बालबाजी कहते हैं या बाल पोलो भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका राजकीय खेल हो गया। राजकीय नृत्य दोस्तों सभी को पता है घूमर है। राजकीय मछली रोहू है, लेबियो रोहिता इसका नाम है, ठीक है। पशु अगर पूछा जाए तो ऊँट है, कैमल, ड्रोमेन ड्रोमेडी ड्रोमेडेरियस नाम है इसका जी, ठीक है, ये पालतू है, ठीक है। अब देखिए राज्य की अगर बात करते हैं कि राज्य की मिठाई, ठीक, तो घेवर है। राज्य की शास्त्रीय नृत्य कथक है दोस्तों, ठीक है। मानचित्र में अगर देखा अभी सर देखते हैं मानचित्र के बारे में आ गया दोस्तों, मैप के बारे में, ठीक, मैप दिशा का ज्ञान इससे हमको होता है। दुनिया को जानने का ये पहला कदम है मानचित्र, ठीक है, सबको पता है। अब देखिए दोस्तों स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं, ठीक। देखिए ग्रामीण पहले बात करते हैं ग्रामीण स्तर पर, ठीक, तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत होती है दोस्तों, गांव स्तर पर होती है, ठीक है, अथवा ग्राम पंचायत इसको कहते हैं, ठीक है। गांव स्तर की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, ठीक है। महिलाओं के लिए सीटें इसमें आरक्षित होती हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें सदस्य अगर देखा जाए तो 5 से लेकर 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसके मुखिया जो होते हैं वो ग्राम पंचायत जो है वो प्रधान होते हैं, ठीक है, सरपंच जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप सरपंच भी कह सकते हैं ग्राम प्रधान को। ब्लॉक स्तर पर दोस्तों या मंडल स्तर पर पंचायत समिति होती है या जिला पंचायत होती है, ठीक है। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यह स्थानीय स्वशासन, ठीक।
ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। देखिए अभी कुछ और अभी है इसमें दोस्तों देखिए स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई या शहरी स्तर पर नगर पंचायत है दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्थानीय स्वशासन की सबसे ऊपरी इकाई शहरी स्तर पर नगर निगम है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है दोस्तों, ठीक है। और देखिए स्थानीय स्वशासन की सबसे ऊपरी इकाई अगर पूछा जाए ग्रामीण स्तर पर तो क्या है, जिला परिषद है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो है स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई अगर आपसे पूछा जाए वो भी शहरी स्तर पर तो क्या बताएंगे, नगर पंचायत, ठीक है। अगर बात करें स्थानीय स्वशासन की सबसे ऊपरी इकाई शहरी स्तर पर तो आप कहेंगे नगर निगम, ठीक। अब वहीं बात करते हैं कि अगर ग्रामीण स्तर पर पूछे कि स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई ग्रामीण स्तर पर तो ग्राम पंचायत है, और अगर पूछा जाए ग्रामीण स्तर पर सबसे ऊपरी इकाई तो जिला परिषद है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की शहरी स्तर पर, ठीक है, क्या क्या। तो देखिए नगर निगम सबसे उच्च संस्था होता है, ठीक है, शहरी स्तर पर। इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको महापौर अथवा आयुक्त बोला जाता है, मेयर जिसको कहते हैं, मेयर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद दूसरे नंबर पर नगर परिषद आता है, ठीक है। उसका मुखिया को कहा जाता है अध्यक्ष कहलाता है, ठीक। सबसे निचला स्तर होता है नगर पंचायत, ठीक। उसके मुखिया को, यह निम्न संस्था होती है, उसके मुखिया को चेयरमैन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, को लागू करने वाला दोस्तों भारत का पहला गांव था निगाड़ी, ठीक है। और यहाँ महाराष्ट्र का एक गांव था, यहाँ 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं दोस्तों 1882 ईस्वी में, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन में जो बात कही थी, ठीक है, त्रिस्तरीय और दो स्तरीय पंचायतों की बात किसने कही थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इसका गठन 1957 में हुआ था। इसने क्या सिफारिश की, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है इस समिति ने सिफारिश की थी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी ये समिति, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन की मांग की थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सिफारिशकर्ता यही कमेटी थी जो है पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर मंडल अथवा पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, इनके अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो जो है एक बार देखते हैं फिर से, जो है ग्राम स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश की कि ग्राम पंचायत होना चाहिए। ब्लॉक स्तर या मंडल स्तर पर मंडल अथवा पंचायत समिति होनी चाहिए, और जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, जिला परिषद, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 स्तरीय थी, ठीक, 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की मांग की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति बनी दोस्तों। इसने क्या कहा, इसने जो है 2 स्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था की मांग की थी, 2 स्तरीय, ठीक है। देखिए इन्होंने शहरी स्तर पर ये जो है मांग किया था, ठीक है। बड़े शहर में नगर निगम और छोटे शहर में नगर परिषद या नगर पंचायत की जो है इन्होंने मांग की, ठीक है। इनका मतलब सुझाव था। देखिए योग और प्राणायाम के बारे में अब हम देखते हैं, ठीक है। विश्व योग दिवस 21 जून, आप लोग जो है 2025 का जो है विषय बताइएगा कि क्या रहा है विश्व योग दिवस का, ठीक। और हाँ बताइए भारत में जो है कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था विश्व योग दिवस का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक। और थीम बताइएगा 2025 का, ठीक है। देखिए योग जो है दोस्तों सूर्य नमस्कार में क्या क्या योग है, ठीक है। एक प्रकार का सबसे शुरुआती योग है, ठीक है। इसमें कितने आसन हैं सूर्य नमस्कार में, तो 12 आसन, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एक करके देखते हैं कौन कौन, ठीक। जैसे यह है प्रणाम आसन, मतलब आप लोग पहले प्रणाम करते हैं ना हाथ जोड़कर, सूर्य नमस्कार जिसको, ठीक है। तो नमस्कार मुद्रा में, ठीक है, ये एक आसन है इसका, ठीक है। हस्त उत्थान आसन, हाथ को ऊपर उठाना, ये दूसरी क्रिया है। तीसरा दोस्तों पाद हस्तासन या हाथ से पैर को छूना, ये तीसरी क्रिया है, ठीक। चौथा है दोस्तों अश्व संचालनासन, ठीक। तो एक जो है
इसमें क्या है दोस्तों, एक पैर पीछे ले जाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा है दंड आसन दोस्तों, हाथ पर कंधों को उठाने की स्थिति होती है ये, ठीक, इसमें, ठीक है। और उसके बाद अष्टांग नमस्कार 8 अंगों से प्रणाम इसमें किया जाता है, ठीक है। भुजंग आसन में सांप जैसी मुद्रा, ठीक। उसके बाद अधोमुख आसन में पर्वत मुद्रा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक। फिर उसके बाद आता है दोस्तों 9 नंबर, ठीक, अश्व संचालनासन, ठीक। दूसरा पैर आगे लाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है पाद हस्तासन, फिर वही प्रक्रिया जो है दोहराई जाती, ठीक है। फिर हस्त उत्तान आसन और वो फिर प्रमाणासन। तो देखो दोस्तों जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं प्रमाणासन से, और फिर इसी पे जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस मतलब सूर्य नमस्कार में 12 आसन जो है किए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। जीवन काल इनका मतलब जन्म कहाँ हुआ, 9 मई 1540 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है, दुर्ग के पास इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक। इनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए मेवाड़ संघर्ष महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था, ठीक। कब, 1572 में। लेकिन क्या था कि अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, ठीक, ये भी क्या है, महाराणा प्रताप और मान सिंह यानी कि जो अकबर का सेनापति था, मुगल सेनापति, उसके बीच हुआ था, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि मान सिंह इसमें विजयी हुआ था, और तिथि इसकी कब थी दोस्तों, 18 जून 1576, ठीक है। राजस्थान हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, 18 जून 1576 में हुआ, ठीक है। जिसमें जो है मान सिंह विजयी हुआ, जो एक मुगल सेनापति था, और महाराणा प्रताप हार गए थे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सबको पता है, चेतक था, ठीक है। छापामार नीति महाराणा प्रताप ने ही अपनाई थी, ठीक है। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े तो राम शाह तंवर, झाला बीदा, राम नेत सिंह राठौड़, रामदास हकीम खां, ये जो है ये सब जो है महाराणा प्रताप की जो है महाराणा प्रताप की तरफ से जो है मुगल सेनापति मतलब अकबर की सेना से लड़े थे, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया था, ठीक है दोस्तों। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी जो है 1597 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब पुष्कर मेला के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए पुष्कर मेला के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। ये कहाँ लगता है, ठीक है। देखिए पुष्कर मेला, तो आप लोग पहले बताइएगा दोस्तों कि इस बार का जो पुष्कर सॉरी हाँ, आप लोग बताइएगा कि पुष्कर कुंभ कहाँ लगता है। पुष्कर कुंभ जो है 2025 कहाँ लगा, ठीक। और ये कितने साल बाद लगता है, ठीक है। 2025 कहाँ लगा था पुष्कर कुंभ, ठीक है दोस्तों। देखिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों, देखिए पुष्कर मेला, तो ये राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में लगता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि ज़िले का क्या नाम है और इसकी तिथि जो है ये कब जो है पुष्कर कुंभ जो है इसकी तिथि मतलब किस महीने में, ठीक है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताइएगा कि किस महीने में लगता है, ठीक है, और किस ज़िले में लगता है। और पुष्कर कुंभ 2025 कहाँ लगा था ये आपको बताना है। ऊँटों की खरीद व बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों पुष्कर मेला, ठीक है। कालबेलिया नृत्य जो है उससे यहाँ मतलब ये कालबेलिया नृत्य भी यहाँ इसी से संबंधित है, ठीक है। मतलब यहाँ कालबेलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। इस मेले में पारंपरिक संगीत तथा कठपुतली कला का प्रदर्शन भी यहाँ किया जाता है। बंधेज, लहरिया, ब्लू पार्टी और चांदी के गहनों की दुकानें यहाँ पर लगती हैं दोस्तों, ठीक है, पुष्कर मेले में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के उत्सवों के बारे में बात कर लेते हैं अब, ठीक है। देखिए गणगौर उत्सव, ठीक है, जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है ये। वैसे तो गणगौर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी तिथि क्या है दोस्तों, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये जो है गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, पूरे राजस्थान में, ठीक है। इसमें महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए गौरी माता की पूजा करती हैं, तो याद रखना, ठीक है।
गणगौर में महिलाएं गौरी माता की पूजा करती हैं। ठीक है। हरियाली तीज दोस्तों, ठीक है, तिथि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है। और गणगौर कब होता था, तो ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और तीज तीज जो होता है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है दोस्तों। हरियाली तीज प्रतीक है दोस्तों श्रावणी हरियाली तथा सुहाग का। ठीक है। ये हरियाली तीज जो है ये श्रावणी हरियाली और सुहाग का प्रतीक है। इसमें विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं दोस्तों। ठीक है। पूरे राजस्थान में खासकर जयपुर में ये बहुत फेमस है। ठीक। और गणगौर भी जयपुर में फेमस ही था। ठीक है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि थार डेजर्ट माने क्या, रेगिस्तान फेस्टिवल मतलब रेगिस्तान उत्सव। देखिए स्थानीय जैसलमेर में क्योंकि यहाँ होता है, क्योंकि ये जो है पूरा रेगिस्तानी इलाका है जैसलमेर। अन्य नाम इसका है रेगिस्तान महोत्सव या मरु महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। डेजर्ट माने क्या होता है, सूखा। डेजर्ट माने थार रेगिस्तान, तो मरु माने भी सूखा होता है, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा कि मरु महोत्सव रेगिस्तान महोत्सव। ठीक है। एक ही नाम है डेजर्ट फेस्टिवल का। ठीक है। जैसलमेर में ये होता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक। इसकी तिथि अगर देखा जाए दोस्तों तो ये माघ महीने में मनाया जाता है, जनवरी से फरवरी तक। ठीक है। अब देखिए राजस्थान की हस्तकला तथा शिल्प। ठीक है। देखिए बंधेज और लहरिया यह कपड़ों के रंगने की विधि है, जिसमें कपड़ों पर रंग बिरंगे आकार व आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। इस कला में कपड़ों को धागे से बांध कर रंगा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर इस कला के प्रमुख केंद्र। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बंधेज और लहरिया कला के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन कौन से हैं, ठीक, 2-3 ऑप्शन दे दे तो उसमें आपको छांटने को कहे तो आप लोग याद रखिएगा कि बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक। ये 4 जिले जो है बहुत ही फेमस है बंधेज और लहरिया जो है कला के। ठीक है। देखिए टेराकोटा कला के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी से बर्तन बनाने की परंपरा को टेराकोटा कहा जाता है। मोलेला गांव राजसमंद का टेराकोटा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है। देखिए नोट पुष्कर कुंभ 2025 आयोजन ये देखिए केशव प्रयाग उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों। केशव प्रयाग में हुआ था उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ 2025 हमने बता दिया। ठीक है। देखिए व्यंजन तथा उत्सव। अब आगे हम कक्षा 5, 4 हमारा खत्म दोस्तों। ठीक। कक्षा 5 की पुस्तक पे हम आगे, तो हमने 3 पढ़ लिया और 4 पढ़ लिया। ठीक है। अब हम 5 यानी कि आखिरी जो है हम जो है चैप्टर का मतलब कक्षा 5 की पुस्तक खत्म करने वाले हैं। ठीक है। देखिए कक्षा 5 के पहले जो उसमें पहला चैप्टर उसमें बसौड़ा की थाली बताई गई। देखिए बसौड़ा की थाली क्या होती है दोस्तों, तो एक प्रकार का व्यंजन होता है जिसमें बहुत सारे प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसको जो है बासी भोजन जो है इसमें मतलब इसको बसौड़ा का मतलब ही होता है बासी भोजन दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लिया जाता है और उसके अगले दिन जो है इसको उसमें जो है खाया जाता है, मतलब उस भोजन को। ठीक है। तो इसीलिए उसको बसौड़ा की थाली कहा जाता है। ठीक है। अच्छा ये गर्मी में बनती है दोस्तों, बासी होने पर खाया जाता है। और हाँ याद रखना शीतला सप्तमी के दिन जो है दोस्तों इसको जो है खाया जाता है। ठीक है। बसौड़ा की थाली। अब देखिए दोस्तों बसौड़ा व्यंजन में क्या क्या चीज़ें हो जो सम्मिलित होती हैं दोस्तों। ठीक है। देखिए बाजरे की रोटी इसमें होती है, राब, ओलिया, हैं, ठंडाई जो एक प्रकार की मिठाई होती है, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कढ़ी, केर, सांगरी। ठीक है। और तरह तरह की सब्जियां इसमें सम्मिलित होती हैं दोस्तों। पंचकुटा जैसे पंचकुटा की सब्जी, कांजी वड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खिचिया, सले वड़े, राब इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है। तो कुल मिला के इसमें कई सारे व्यंजन होते हैं, लगभग 12 से प्लस में होते हैं शायद। ठीक है। तो इसी को बसोड़ा की थाली कहा जाता है। ठीक है। देखिए इसके अन्य नाम है बसोड़ा, ये बांसवाड़े में कहा जाता है। धौलपुर में इसको बसौना या बसोड़ा कहते हैं। जयपुर में बासन या बसौड़ा कहा जाता है। ठीक है। बसोड़ा की थाली को श्री गंगानगर में मायरा की थाली, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और या तो इसी को सांवड़ी बोलते हैं श्री गंगानगर में बसौड़ा की थाली को। ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं बीकानेर में क्या कहते हैं इसको, बासन या भात की थाली, ठीक है। अजमेर में बसनों या बासण कहते हैं। गुजरात में बड़ी श्रद्धा या पोंखड़ू थाली या सगाई थाली कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में तो बसोड़ा कहते ही हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, राजस्थान में शीतला सप्तमी, ये डेट याद रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में शीतला सप्तमी के अवसर पर मेला लगता है तथा पुरुष समूह के लोग चंग चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं। इस नृत्य को गेर नृत्य कहते हैं, गेर। तो अब पूछा जाएगा कि गेर नृत्य निम्न में से जो है किस समुदाय के लोग करते हैं, मतलब कह लेगा कि मतलब स्त्री करते हैं या पुरुष, तो आप लोग बताएंगे कि ये पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करते हैं। कब? शीतला सप्तमी के दिन, ठीक है दोस्तों। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है गेर, ठीक है। अब पशु पक्षी के बारे में बात करते हैं। देखिए, शिकार करने वाले पशु पक्षी में चील बाज आते हैं। मृत जीव जंतु खाने वाले में गिद्ध हो गया, ठीक। गिद्ध को प्रकृति का मेहतर बोला जाता है, यानी कि सफाई करता, याद रखेंगे। अकेले रहने वाले जीव उल्लू और गिद्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, जोड़े में रहने वाले सारस, हंस, मोर और बगुला, ये चार जो है पक्षी जो होते हैं ये जोड़े में रहते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर हंस का एक साथी मर जाए, ठीक है, तो उसके शोक में वो भी अपना प्राण त्याग देता है, ठीक है। समूह में रहने वाले जैसे तोता हो गया, कौवा हो गया दोस्तों, ये समूह में रहते हैं, ठीक है। मकड़ी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मकड़ी, आप लोग बताइएगा कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, 6 या 8, बताइएगा, ठीक है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं, ठीक है। मकड़ी का जो जाल होता है दोस्तों, वो इसके लिए घर के बनाने और जो है भोजन पकड़ने का तरीका होता है, ठीक है। मतलब मकड़ी का जाल उसका घर होता है और उसमें जो है जीव जंतु को उसमें फंस जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो उनको जो है वो अपना शिकार बनाती है, तो उसको भोजन पकड़ने का तरीका भी है उसका जाल, ठीक है। कैटरपिलर जो होता है दोस्तों, तितली का लार्वा होता है, ठीक है। और कैटरपिलर जो है वो दोस्तों को जो तितली का जो लार्वा होता है कैटरपिलर, ये कोकून का निर्माण करता है, ठीक। कोकून दोस्तों ये तितलियों का अस्थायी खोल होता है, ठीक है। टिटहरी के बारे में आप लोग पता होगा, ठीक, कि टिटहरी जो है ज़मीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के बीच में घोंसला बनाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे और देखते हैं। देखिए, कठफोड़वा एक पक्षी होता है जो दोस्तों ये पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाता है, ठीक है। बया एक पक्षी होता है दोस्तों जो पेड़ के जो है उसमें आप लोग देखा होगा कि पेड़ की डाली से लटका इसका घोंसला होता है, ठीक। बहुत ही प्यारा होता है दोस्तों। देखिए, इसका घोंसला घास, पत्ते और तिनके इकट्ठा करके एक सुंदर लटकता हुआ घोंसला बनाता है बया पक्षी, ठीक है दोस्तों। माउंट आबू दोस्तों, बताइएगा कहाँ है दोस्तों माउंट आबू, किस ज़िले में, आप लोग बताइएगा, ठीक है। माउंट आबू के बारे में, ये क्या होता है दोस्तों, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों माउंट आबू, ठीक है। ठीक, अब देखिए अनुकूलन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अनुकूलन, एडाप्टेशन, ठीक है। जैसे सर्दी में जो है किस प्रकार का अनुकूलन किसकी जानवरों में होता है, देखिए। तो देखिए, सर्दी में सांप, मेंढक तथा घरेलू छिपकली जो होती है दोस्तों, वो शीत निद्रा में चली जाती है, जिसको हाइबरनेशन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सर्दी में सांप, मेंढक और घरेलू छिपकली, आप लोग नहीं देखेंगे मेंढक, सांप और घरेलू छिपकली को, ठीक है। वो छुप जाती है, जिसको कहा जाता है शीत निद्रा में चली गई, ठीक है। अब देखिए, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में दोस्तों ऊँट जो होता है, ऊँट जो है दोस्तों, ऊँट गर्मियों में ऊँट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अपने कुबड़ में भोजन जो है वसा के रूप में जमा कर लेता है, जिससे उसे लंबे समय तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कुत्ते और भेड़िए जो होते हैं गर्मी में दोस्तों जीभ बाहर निकाल कर शरीर को ठंडा करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो है कुत्तों को जो है हाँफते हुए, ठीक है, गर्मी में। देखिए, घोंघा जो होता है दोस्तों, घोंघे और मेढक दोस्तों, ठीक है, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं गर्मी में, ठीक है। मेढक को देखें, देखिए मेढक जो है उसमें तो ठंडी में जो है वो तो शीत निद्रा में चला जाता है, लेकिन गर्मी में जो है दोस्तों ये ग्रीष्म निद्रा में चला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ जो है बरसात में दिखाई देता है। देखिए, कैक्टस जो होता है दोस्तों, पत्तों को गर्मी में
जो है अपने पत्तों को कांटों में परिवर्तित कर लेता है, ठीक है, ताकि इसके पानी की जो है बचत हो सके दोस्तों, वाटर लॉस कम हो सके। ठीक, देखिए आम और लीची जो है गर्मी में ही पकते हैं, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों सर्दी यानी कि शीत ऋतु की, ठीक है। देखिए ध्रुवीय भालू जो है दोस्तों और पेंगुइन मोटी त्वचा के इसके इसमें जो है मोटी त्वचा पाई जाती है दोस्तों, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन में जो है एक बेसिकली वो वसा की एक मतलब इनमें इनमें त्वचा होती है जो ठंड से इन्हें जो है बचाती है दोस्तों। ठीक, अब देखिए सांप, भालू, सांप और गिलहरी के बारे में। देखिए भालू, सांप, गिलहरी ठंड में शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए साइबेरियन क्रेन जो है दोस्तों गर्म देशों की ओर आने लगते हैं, ठीक है, ठंडियों में, आप लोगों ने देखा होगा। देवदार इंडिया में भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। देवदार और चीड़ जो होता है दोस्तों ये सदाबहार पेड़ होता है, ठीक है, ये जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है। गुलमोहर जो होता है दोस्तों अपनी पत्ती गिरा देता ताकि पानी जो है बच सके, ठीक है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, बरसात, ठीक है। मेढक और केंचुआ जो है नमी बढ़ने से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बरसात में मेढकों की जो है एकदम फौज दिखाई देती है, केंचुओं और मेढकों की, ठीक है। तेज़ी से प्रजनन जो है मच्छर के कीड़े जो है होते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े तेज़ी से प्रजनन करते हैं बरसात में दोस्तों, ठीक है। देखिए बतख और जल पक्षी जो होता है तो इनमें जल रोधी पंख होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए धान और गन्ना जो है दोस्तों ये बरसात में तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रमुख आविष्कारक के बारे में, ठीक, प्रमुख आविष्कारक। ठीक, देखिए साइकिल का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो ये मैक मिलन ने किया था, ठीक, मैक मिलन ने, ठीक है दोस्तों। सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होबे ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल। मोबाइल फ़ोन का मार्टिन कूपर। और इधर देखिए मोटरसाइकिल का दोस्तों गाटलीब डेमलर एवं विल्हेम मेबैक ने, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रमुख जो है आविष्कारक हो गए। देखिए भारत एक नज़र के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए भारत की कुल तटरेखा की अब जो लंबाई है दोस्तों तो कितनी हो गई है, 1198.81 किलोमीटर, ठीक है। नहीं एक नहीं यार, ये 11,000 सॉरी, हाँ ये क्या है दोस्तों, ये 11,000 किलोमीटर, 11,098 जो है किलोमीटर इसकी जो है जो है लंबाई होगी भारत की जो है तटरेखा की लंबाई, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है दोस्तों, ठीक है, 2,340 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो जो दो है जो दोस्तों जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर अगर देखा जाए तो भारत के जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है दोस्तों वो 2,933 किलोमीटर है, यानी कि 1,822 मील, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है दोस्तों वो 3,214 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो है 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। देखिए दोस्तों भारत में जो है एक संस्था है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका क्या काम है दोस्तों, तो मानचित्र का निर्माण करने वाली ये प्रमुख संस्था है, ठीक है, भारत में। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है, उत्तराखंड में, ठीक है। और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं दोस्तों हितेश कुमार मकवाना, ठीक है दोस्तों। ये IAS ऑफिसर हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ये है दोस्तों ASI, ठीक है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी दोस्तों। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान प्रमुख इसके यदुवीर सिंह रावत हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं भारत की नदियाँ। तो मैदानी भाग की नदियों में जैसे हिमालय पर्वत का दक्षिणी, इसमें जो है हिमालय पर्वत का दक्षिणी मैदानी भाग सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या हिमालयी नदियाँ, मैदानी भाग की नदियाँ, ठीक है दोस्तों। जो है हिमालय के पर्वत और दक्षिणी मैदान तक जो है मतलब फैली हुई हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए उत्तर का मैदान भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत का जो दक्षिणी मैदानी भाग है, ठीक है। पर्वत पहाड़ के बारे में देखते हैं दोस्तों थोड़ा। देखिए हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है, सबको पता है, ठीक है। इसमें कौन कौन, हिमालय के पर्वत के माला के अंदर कौन कौन राज्य आते हैं दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब जो है हिमालय पर्वत के जो है हिमालय पर्वतमाला इन सब राज्यों में दोस्तों विस्तृत है, ठीक है। देखिए थार रेगिस्तान के बारे में, अरावली के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। थार नाम गर्म या शुष्क, ठीक है, इसका मतलब होता है भेड़, बकरी, ऊँट पालन यहाँ जो है थार। चलिए दोस्तों, तो देखिए थार में जो है, थार के जो आसपास के निवासी हैं वो ऊँट, बकरी और भेड़ का पालन करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दक्कन का पठार, ठीक। देखिए भारत के उत्तरी मैदान से लेकर जो है दक्षिण तक फैला मिट्टी, दक्षिण तक फैला हुआ है, और इसमें जो है मिट्टी जो है पथरीली और हल्की है यहाँ की मिट्टी, ठीक है। मोटे अनाज यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, उगाए जाते हैं, ठीक। लोहा, कोयला और एल्युमिनियम, सोना, ठीक है, आदि ये खदानें यहाँ हैं, ठीक है दोस्तों। पठारी क्षेत्र में, दक्कन के पठारी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो देखते एक एक वो है दोस्तों, देखिए हीट आइलैंड प्रभाव, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए जब दोस्तों, जब कंक्रीट के मकान अधिक ऊष्मा गर्मी यानी कि ऊष्मा या गर्मी को अवशोषित करते हैं और इससे पूरे शहर का तापमान बढ़ जाता है, तब इसे ही हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, हीट आइलैंड प्रभाव। नगर स्वशासन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख नगरीय निकाय के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ संस्था, ठीक है, देखिए संस्था और अधिकारी, ठीक है, इससे संबंधित अधिकारी और कार्य इनके, ठीक है, देखिए, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले नगर निगम में जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको महापौर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको मेयर भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है दोस्तों कि बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की व्यवस्था करना, बड़े बड़े शहरों की साफ सफाई और वहाँ पर बिजली पानी व्यवस्था का जो है मतलब व्यवस्था करना और देख रेख करना, ठीक है, इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। नगर परिषद में जो दोस्तों सभापति होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे कस्बों में अपना काम करते हैं, ठीक है। नगर पालिका में जो प्रमुख होगा अध्यक्ष होगा, ठीक है। छोटे और मध्यम आकार के शहरों में इनका जो है इनके कार्यों का प्रवर्धन होता है, ठीक है। अब देखिए कचरा पात्र जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक, हरा, नीला और लाल, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। देखिए हरा रंग जो होता है कचरा पात्र, उसमें सूखे कचरे जैसे फल, सब्जी, पत्ते, छिलके, बचा हुआ खाना, ये सब जो है उसमें डालने के लिए होता है, ठीक है। नीला रंग का जो पात्र होता है दोस्तों, इसमें कागज़, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक, ठीक है। तो ये जो है नीले पात्र में डालने के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर ये है दोस्तों लाल, लाल पात्र जो होता है दोस्तों, जैसे लाल पात्र में जैसे चिकित्सीय उपकरण हो गए, सर्जिकल चाकू हो गए, ठीक है, कार्टन, ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन, ठीक। तो ये दवाई वगैरह दवाइयाँ हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है
लाल कलर के डिब्बे में जो है डाले जाते हैं कचड़े, ठीक है। अब देखिए प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए दोस्तों प्राणायाम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत जो है प्राणायाम की होती है भस्त्रिका से, ठीक है। सबसे पहले इसी प्राणायाम को करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, ये मानसिक शांति देता है, ठीक है। कपालभाति जो शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। और एक होता है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या होता है, नाक और आंख बंद करके दोस्तों ओम ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। मानसिक शांति के लिए भी भ्रामरी जो है जाना जाता है ये प्राणायाम, ठीक है। देखिए अब पंचकोश के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पंचकोश, ठीक है, क्या होते हैं पंचकोश, ठीक है। तो दोस्तों पंचकोश हमारे शरीर के मतलब जो विभिन्न ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जागृत करना जो है पंचकोश के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अन्नमय कोश, जो खा मतलब भोजन से संबंधित है। शारीरिक विकास होता है, जाहिर सी बात है अगर हम अच्छा भोजन संतुलित आहार खाएंगे, ठीक है, संतुलित आहार लेंगे तो हमारा शरीर जो है उसका विकास होगा, ठीक। तो ये अन्नमय कोश का हिस्सा है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद आता है प्राणमय कोश, इसमें जीवन ऊर्जा का विकास होता है, ठीक है। मनोमय कोश में दोस्तों मानसिक विकास से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, ठीक, वो बौद्धिक विकास, जाहिर सी बात है विज्ञान तो कहीं ना कहीं जो है बुद्धि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए आनंदमय में आध्यात्मिक विकास और आत्मानुभूति से संबंधित है। याद रखना दोस्तों ये पंचकोश हैं तो जो है इनका जो है क्रम पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अन्नमय आएगा, ठीक है, अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर जो है उसके बाद आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा विज्ञान में, ठीक है। और आनंदमय, आनंदमय हो गया, ठीक है। तो ये पंचकोश होते हैं, ठीक है, एक एक करके जो है। अब देखिए नोट करके, ठीक है। देखिए अंग्रेज़ों का मानगढ़ पहाड़ी पर हमला हुआ था दोस्तों 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। इसमें 500 लोग जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, सॉरी 500 कह रहे हैं, 1500 लोग जो है इसमें जो है अंग्रेज़ों ने जो है नरसंहार कर दिया था, ठीक है। इसको जो है जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक, जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, ठीक है। तो पहले हैं दोस्तों गोविंद गुरु, ठीक है। इनका नाम जो है गोविंद गुरु, पूरा नाम बंजारा, गोविंद गुरु बंजारा, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों 20 दिसंबर 1858 को हुआ था, ठीक है। जन्म स्थल इसका बांसिया गांव डूंगरपुर, ठीक है। ठीक, इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 30 अक्टूबर 1931 को, ठीक है। इनका प्रमुख योगदान क्या था, तो इन्होंने दोस्तों संप सभा, ठीक, की स्थापना की 1883 में। ये एक प्रकार की एकता सभा थी, ठीक है दोस्तों। संप सभा की स्थापना की 1883 में। भगत आंदोलन जो 1890 के दशक में हुआ उसके ये धूड़ी रहे, यानी कि प्रणेता रहे, ठीक है। उन्होंने मतलब भूमिका निभाई, ठीक है। विद्यालय स्थापना का कार्य किया इन्होंने, ठीक है। स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग किया, अन्याय के विरोध की प्रेरणा जो है इनसे ली जाती है, ठीक है। मानगढ़ बलिदान के बारे में दोस्तों अभी हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में, उसके देखते हैं कि देखिए ये 17 नवंबर 1913 को घटित हुई थी ये घटना, ठीक है। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ठीक। अंग्रेजों द्वारा लगभग 1500 लोगों को मारा गया था इसमें, ठीक है। ठीक है, देखिए मानगढ़ धाम के बारे में, देखिए मानगढ़ धाम को दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2022 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा 2022 को मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत जो है ये इनके जो है दोस्तों, अच्छा ये गोविंद गुरु के जो प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों यहाँ इस देखते हैं। देखिए इन्होंने शराब मांस चोरी व्यभिचार को से दूर रहने की सलाह दी थी दोस्तों, ठीक है। और सादा जीवन जीना, ठीक, प्रतिदिन स्नान यज्ञ कीर्तन करना, ठीक है। विद्यालय स्थापित करके बच्चों को शिक्षित करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, अन्याय का विरोध करना, ये इनके जो है प्रमुख जो है इनकी शिक्षाएं थी दोस्तों, ठीक है, इनके उपदेश थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों
वो हमने बात की गोविंद गुरु के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोविंद गिरी, ठीक। वो गोविंद गुरु थे, ये गोविंद गिरी हैं दोस्तों, ठीक। इनके गुरु थे दोस्तों गोविंद गिरी की दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती की पुस्तक है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने परोपकारी सभा की स्थापना की थी राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। नारी शिक्षा के समर्थक थे, जाति प्रथा के विरोधी थे, अंधविश्वास को न मानने वाले थे, ठीक है। इनका प्रमुख कथन है दोस्तों जो है दयानंद सरस्वती जी का, कि जो है हमें केवल दिखावे में नहीं बल्कि कर्मों में भी श्रेष्ठ बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एक कथन था इनका, वेदों की ओर लौटो, ये भी इन्हीं का कथन है दोस्तों, ठीक है। देखिए इंडिया हाउस, ठीक है, इसकी स्थापना जो है लंदन में की थी, किसने दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। और जो है इन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी जो है प्रेरणा ली थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, ठीक है। देखिए सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ने ली थी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब भगत सिंह का कथन है दोस्तों, इनका कहना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें सिखाया कि परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, हमें इससे मुक्ति पानी होगी, ठीक है। ये कथन था भगत सिंह का, ठीक है। अब बात करते हैं संत जाम्भोजी के बारे में, ठीक है। शुरुआत में हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये इनको जो है पर्यावरण के पुरोधा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म 1451 में, ठीक है, पीपासर नागौर में हुआ था दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। इन्होंने बिश्नोई जो है पंथ की स्थापना की थी 1485 में, ठीक है। ये कहाँ पर दोस्तों, समराथल एक जगह है बीकानेर में, वहाँ, ठीक है। 34 वर्ष की अवस्था में जब ये थे तब जो है इस पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने 29 नियम दिए थे दोस्तों, तो 20+9 करके हैं, ठीक है। इनके उपदेशों का संग्रह दोस्तों शबदवाणी में संकलित है, ठीक है दोस्तों। शबदवाणी एक ग्रंथ है जिनमें जो है संत जाम्भोजी जी के उपदेश जो है संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं 15वीं सदी में ही लोगों को इन्होंने जो है पर्यावरण प्रदूषण से आगाह किया था, ठीक। इन्होंने नेतृत्व किया दोस्तों जो है रेटू गांव नागौर में पड़ता है, वहाँ पे हजारों वृक्षारोपण का कार्यों का इन्होंने जो है दोस्तों नेतृत्व किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रेरणा ली राव, इनसे जो है संत जाम्भोजी से प्रेरणा जो ली थी दोस्तों वो राव लूणकरण, रावल जेतसी और राव दूधन ने, ठीक है। और इनका देहांत हो गया था दोस्तों जो है जाम्भोजी जी का 1536 में लालासर नामक स्थान पर, ठीक है। और इनका समाधि स्थल मुकाम गांव में है जो बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बिश्नोई जो है आंदोलन के बारे में, ठीक है। बिश्नोई जो है आंदोलन के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं, ठीक। बिश्नोई आंदोलन, ठीक है दोस्तों। देखिए नेतृत्व करता इसकी कौन थे, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है दोस्तों। कब हुआ ये, 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव में, ठीक है दोस्तों। बलिदान 363 लोगों ने, ठीक है, हमने पहले ही बताया था, ठीक है। देखिए राजस्थानी, अब बात करते हैं राजस्थानी लोक कला एवं लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य अगर बात करें राजस्थान में तो घूमर, कालबेलिया, गैर और भवाई, ठीक है। घूमर में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कालबेलिया नृत्य सांपों की चाल को दर्शाता है, ठीक है। कालबेलिया समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। भवाई नृत्य दोस्तों स्त्रियां मटकों को सिर पर रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं, ठीक है, जिसको भवाई नृत्य कहा जाता है, ये स्त्रियां करती हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में, ठीक है। देखिए लोकगीत के बारे में बात करें, मांड, बाबू जी की फण, पनिहारी और बंधावा, ठीक है, ये राजस्थान के लोकगीत हैं, ठीक है। यहाँ की कला कठपुतली कला जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। बावड़ी के बारे में बात करते हैं तो बावड़ी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए गहरी सीढ़ीदार संरचना युक्त होती है, ठीक है। वर्षा जल संचयन के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और बूंदी की बावड़ी जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर और बूंदी की बावड़ी, ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए टांका क्या होता है दोस्तों, टांका जल भंडारण का एक प्रकार का कुंड होता है दोस्तों, जो घरों में वर्षा जल संचयन के हेतु के लिए मतलब निर्माण के लिए किया जाता है टांके का निर्माण। ठीक है, ये ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, नाड़ी के बारे में बात करते हैं कि नाड़ी क्या होती है। देखिए दोस्तों, नाड़ी पारंपरिक जल स्रोत का एक जो है क्या है जल स्रोत का एक पर मतलब पुराने समय में जो जल स्रोत की एक व्यवस्था थी वो नाड़ी कहलाती थी दोस्तों। ठीक है, गांव में जल संचयन हेतु उपयोग में लिया जाता है नाड़ी को। ठीक है, इसका निर्माण मिट्टी और पत्थर के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गांव में पुराने ज़माने से। ठीक है, देखिए जोहड़, जोहड़ क्या है दोस्तों, जोहड़ एक छोटी झील जो भूजल स्तर को बनाए रखने और वर्षा जल को संचित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जोहड़। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जल संचय की एक विधि है, मतलब इसके द्वारा जल संचय किया जाता है। फण चित्रकला राजस्थान की पारंपरिक लोक कला है जो कपड़े पर चित्रित की जाती है। इससे प्राकृतिक तथा खनिज रंगों का प्रयोग होता है, मतलब इसमें जो है प्राकृतिक और खनिज रंगों का प्रयोग होता है फण चित्रकला में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी कक्षा यहाँ तक दोस्तों, कक्षा 3, 4 और 5, ठीक, ये जो है तीनों जो है दोस्तों ख़त्म हो गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो है पीडीएफ जो है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको इसी जो है इंगेज एकेडमी के नाम से, इंगेज एकेडमी के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अब जो है दोस्तों मैं किसी दूसरे टॉपिक पर भी आपके एग्ज़ाम से पहले जो है चीज़ें लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।